सितंबर 2010 CIA के 2 एजेंट अल कुवैती नाम के आदमी का पीछा करते हुए इस्लामाबाद से दूर एबटाबाद के एक पहाड़ी गांव तक पहुंच गए थे। शायद आज इनकी 10 सालों से चल रही नाकामयाब खोज एक नए मोड़ पे पहुंचने वाली थी। अचानक अल कुवैती एक बड़े से घर के मेन गेट के सामने रुक जाता है। गेट खुलता है और ये घर के अंदर घुस जाता है। इस घर को देखकर CIA एजेंट हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये घर आसपास के घरों से करीब 8 गुना बड़ा था और इन चारों तरफ 18 फीट ऊंची दीवार थी, जिस पे नुकीली ताराबंदी भी की गई थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि 3rd फ्लोर की बालकनी 7 फीट ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। एजेंट्स को महसूस हुआ ये इंतजाम किसी खास को महफूज रखने के लिए हो सकते हैं, इसलिए वो इस घर पे कुछ दिन पैनी नजर टिका लेते हैं। आने वाले दिनों में उन्हें पता चला कि घर में कोई टेलीफोन या इंटरनेट सर्विस ही नहीं है। ना ही घर के लोग कचरा फेंकने बाहर निकलते हैं, बल्कि अंदर ही जला देते हैं। और तो और अल कुवैती के अलावा ना कोई अंदर जाता है। एबटाबाद से मिली रिपोर्ट पढ़ के CIA हेडक्वार्टर्स में मानो खलबली मच गई और रिपोर्ट पढ़ते ही उस समय के CIA चीफ भागते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के पास चले गए। सारी रिपोर्ट सुनने के बाद ओबामा में भी एक जोश भर गया और वो CIA चीफ से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, लादेन को मौत के घाट उतारने के हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? जिस पे CIA चीफ ने जवाब देते हुए बताया, एक तो एयर स्ट्राइक और दूसरा कमांडो रेड। ओबामा उस वक्त तो कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद एक हाई लेवल मीटिंग होती है। इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ साथ कई सीनियर मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिशियल भी मौजूद थे। मीटिंग में एयर स्ट्राइक वाले ऑप्शन को खारिज कर दिया गया, क्योंकि उसमें लादेन के मरने के पक्के सबूत नहीं मिल पाते और हो सकता था वो किसी अंडरग्राउंड बंकर में छुप जाता। अब एक ही ऑप्शन बचा था, कमांडो रेड। लेकिन ये भी मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने जितना मुश्किल लग रहा था। दरअसल पाकिस्तानी टेरिटरी में अपने सोल्जर को भेजना एक एक्ट ऑफ वॉर है, जिसका जवाब पाकिस्तानी आर्मी उस सोल्जर पे अटैक करके दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये रेड कमांडोज को मौत के कुएं में भेजने से कम नहीं था और लादेन को मारना तो दूर, उसके हाथ अपने ही कमांडोज के खून से रंग जाएंगे। तभी ओबामा इस कमरे की चुप्पी भंग करते हुए कहते हैं, जेंटलमैन, हमें ये रिस्क लेना होगा और हमारे कमांडोज को इतना बैकअप दो कि जरूरत पड़े तो हम पाकिस्तानी आर्मी से भी लोहा लेने को तैयार हो, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पे अपने कमांडोज सही सलामत वापस चाहिए। इसी पल से अमेरिका अपने इतिहास के सबसे डेयरिंग ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देता है और लादेन की उल्टी गिनती भी। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर रखा गया। इसके तुरंत बाद ही अमेरिकन नेवी की सील टीम 6 के 24 बेस्ट कमांडोज को सिलेक्ट किया जाता है। यह टीम उस सोते हुए सुपर हीरो की तरह है जिसे दुनिया का अंत होने से कुछ समय पहले ही नींद से उठाया जाता है, क्योंकि ये US के लिए सबसे सीक्रेट और रिस्की काम करते हैं, जैसे कि हॉस्टेज रेस्क्यू, स्पेशल एस्पायोनेज मिशंस और USA के सबसे खतरनाक दुश्मनों को जहन्नुम की सैर करवाना। कमांडोज को सिलेक्ट करने के बाद CIA की इंटेलिजेंस के बेसिस पे अमेरिका में लादेन के घर जैसे हूबहू एक मॉडल तैयार किया जाता है और उस पर रेड की प्रिपरेशन की जाती है। कुछ दिनों तक ऑपरेशन की सारी बारीकियों पे काम करने के बाद ये कमांडोज अमेरिका का सबसे बड़ा बदला लेने अफगानिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। 2 मई 2011 रात के करीब 10 बजे अफगानिस्तान के बगरम एयरबेस में 24 नेवी सील्स की मिशन ब्रीफिंग शुरू कर दी जाती है। मिशन जो अमेरिका के कई घर उजाड़ने के लिए जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन को नरक के दरवाजे दिखा देगा। ब्रीफिंग खत्म होते ही ये नेवी सील्स दुनिया के कुछ सबसे एडवांस वेपन्स उठाकर अपनी कॉम्बैट गियर पहनकर सामने खड़े 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स में एक-एक कर घुस जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर्स इस मिशन के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए थे, ताकि पाकिस्तान का कोई भी रडार इन्हें सपने में भी डिटेक्ट न कर पाए। रात के 11 बजे बगरम एयरबेस से दोनों हेलीकॉप्टर एबटाबाद यानी कि पाकिस्तान के लिए उड़ान भर लेते हैं। करीब 1 घंटे बाद रात के 12 बजे कमांडोज अब पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुस गए थे और एबटाबाद से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर थे। वैसे तो ये कमांडोज दुनिया के सबसे बेहतरीन हैं, लेकिन जैसे जैसे वो लादेन के करीब जा रहे थे, उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी उभरने लगी थी और उन्हें अपने परिवार के साथ
बिताए सारे लम्हे याद आने लगते हैं। तभी टीम कमांडर जोर से बोलता है, कमांडोज अपने भाई बहनों की हत्या का बदला लेने के लिए तैयार हो। इसके बाद इनका पूरा हेलीकॉप्टर इनके वॉर क्राई से जोश से भर जाता है। रात के 12:30 बजे आगे चल रहे हेलीकॉप्टर का पायलट हेलीकॉप्टर को जमीन के काफी करीब ले जाता है और रेडियो पे बोलता है, हम टारगेट के ऊपर मंडरा रहे हैं। कमांडोज हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोल रस्सी से नीचे उतरने के लिए तैयार थे। अगर सब कुछ सही से होता तो वो नीचे उतर चुके होते, लेकिन सब कुछ सही नहीं होता है। अचानक हेलीकॉप्टर बुरी तरह हिलने लगता है, सायरन बजने लगता है और फिर एक जोर का झटका लगने के साथ हेलीकॉप्टर जमीन पे धड़ाम से गिर जाता है। दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठे कमांडोज ये सारा दृश्य थोड़ी दूर से देख पा रहे थे। हेलीकॉप्टर के गिरने की आवाज इतनी जोर से थी कि उन्हें लगा पूरा ऑपरेशन एक्सपोज हो गया है, लेकिन एक भी कमांडो को चोट नहीं आई और वो हेलीकॉप्टर से एक एक कर बाहर निकलने लगते हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर घर के बाहर उतरता है और कमांडोज रस्सी की मदद से 18 फीट ऊंची दीवार चढ़ के अंदर घुस जाते हैं। 12:35 कमांडोज डेटोनेटर की मदद से फर्स्ट फ्लोर का दरवाजा उड़ाते हैं और इस धूप अंधेरे में अंदर घुस जाते हैं। वो पूरा फ्लोर सर्च करने लगते हैं। तभी अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज आती है और इधर एक कमांडो के हाथ से गोली रगड़ के निकल जाती है। दूसरी गोली चलती इससे पहले ही कमांडोज मुंह घुमाते हैं और सामने खड़े अल कुवैती को भून कर रख देते हैं। इसी फायर फाइट में अल कुवैती का भाई और उसकी वाइफ को भी गोलियां लगती हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनमें से कोई भी लादेन नहीं था। 12:37 फर्स्ट फ्लोर क्लियर, ऐसा बोल के कमांडो सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं और अब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो चुका था। सेकंड फ्लोर पे अब तक पता नहीं कितने लोग और किन हथियारों के साथ चौकन्ना हो चुके होंगे। जैसे जैसे कमांडो सीढ़ियां चढ़ रहे थे वैसे वैसे उनकी जान खतरे के करीब पहुंच रही थी। सेकंड फ्लोर पे कदम रखते ही सबसे आगे चल रहे कमांडोज के सामने AK-47 पकड़े हुए गुस्से में लाल मुंह किए हुए लादेन का बेटा खड़ा था। मानो वो कह रहा था कि लादेन तक पहुंचने से पहले मेरी छाती पे से गुजरना पड़ेगा। और उससे कहीं ज्यादा खतरनाक ये कमांडोज जो उसकी इच्छा पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते और गोली चला देते हैं। 12:39 कमांडोज थर्ड फ्लोर कहे तो लादेन के कमरे की तरफ सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके दिमाग में एक डर था कि इतना शोर सुन लादेन भाग गया होगा, क्योंकि लादेन हमेशा अमेरिका से एक कदम आगे ही रहा है। कमांडोज थर्ड फ्लोर पे पहुंचते हैं और 10 साल की मेहनत का नतीजा वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा उन्होंने प्लान किया था। लादेन तो बिना किसी हथियार के अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था। वो कोई हरकत करता उससे पहले ही ये कमांडोज गोली चला देते हैं। गोली लादेन के कंधे पर लगती है और वो कमरे के अंदर गिर जाता है। कमांडोज बिजली सी फुर्ती दिखाते हुए कमरे में घुस जाते हैं, लेकिन लादेन जिसने दुनिया को दर्द दिया आज उसे छुपने की भी जगह नहीं मिल रही। वो वहां मौजूद उसकी बहुत सारी पत्नियों में से एक के पीछे छुप जाता है। कमांडोज के सिर पे आज मौत सवार थी। वो कुछ नहीं सोचते और उस औरत के घुटने पे गोली मारते हैं और वो औरत तुरंत नीचे गिर जाती है। लादेन कोई रिएक्शन करता उससे पहले ही एक कमांडो उसके माथे में और फिर उसकी छाती में गोली मार वहीं उसको मौत के घाट उतार देते हैं। हजारों परिवारों को खून के आंसू रुलाने वाला पलक झपकते ही आटे की बोरी की तरह जमीन पे गिर जाता है। कमांडोज बिना कोई समय बर्बाद किए लादेन की फोटोग्राफ खींचते हैं और CIA ऑपरेशन सेंटर में भेज देते हैं। वहां से फेशियल कंफर्मेशन मिलते ही कमांडोज के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान छा जाती है। 12:55 कमांडोज लादेन की डेड बॉडी को ग्राउंड फ्लोर पे ले आते हैं और लादेन का घर जो दुनिया भर की आतंकी इंफॉर्मेशन का कुआं था उसमें से काम की CD और हार्ड डिस्क बटोरने लगते हैं। 1:05 इस समय तक कमांडोज ने लादेन की डेड बॉडी के साथ साथ सारी इंफॉर्मेशन भी पैक कर ली थी और वो हेलीकॉप्टर में बैठ के अफगानिस्तान के लिए निकल जाते हैं। लादेन के मरने के बाद भी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर तो क्रैश हो गया था, इसलिए बाकी कमांडोज के बाहर निकलने का इंतजाम अभी नहीं हुआ था और समय कम था, क्योंकि अब तक लोगों की भीड़ घर के बाहर लगनी शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान आर्मी किसी भी वक्त आने वाली थी। 1:08 3 मिनट के इंतजार के बाद आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी और कमांडोज ऊपर देखते हैं तो चाइनूक हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं।
जो मानो उस वक्त कमांडोज के लिए किसी देवदूत से कम नहीं था। कमांडोज तुरंत चिनूक में बैठने लगते हैं और निकलने से पहले एक बहुत जरूरी काम निपटाते हैं। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसे पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं ताकि पाकिस्तानी उसमें यूज्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग की कोशिश भी ना कर पाए। अब कमांडोज हेलीकॉप्टर के अंदर जरूर बैठे थे, लेकिन जो आजादी उन्हें महसूस हो रही थी उसका हिसाब कहीं दर्ज नहीं किया जा सकता था। लादेन को मारने से पहले कमांडोज के मन में जो आक्रोश था अब वो खुशी के आंसू बनकर फूटने लगा और इस वक्त तक ये खबर व्हाइट हाउस भी पहुंच गई थी। आखिर 10 साल की तपस्या के बाद अमेरिका आज अपने मासूम लोगों को इंसाफ जो दिला पाई थी। 2:53 कमांडोज अब बगरम एयरबेस अफगानिस्तान पहुंच गए थे और यहां सबसे पहले लादेन के डीएनए सैंपल्स लेके CIA को भेजे जाते हैं। CIA डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट ओबामा को दिखाती है और ये अब 100% कंफर्म हो गया था कि लादेन मर चुका है। सुबह के 8:35 प्रेसिडेंट ओबामा ऑफिशियल एड्रेस में पूरी दुनिया को ये खुशखबरी देते हैं कि मासूमों के हत्यारे अमेरिका के बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को उसके पापों की सजा दे दी गई है। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. ऑपरेशन तो सक्सेसफुली खत्म हो गया था, लेकिन लादेन की डेड बॉडी का क्या किया जाए? अब ये समस्या उठ रही थी। कोई भी देश दुनिया के सामने अपनी इमेज एक टेररिस्ट कंट्री के रूप में नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए लादेन की डेड बॉडी स्वीकारने से सबने मना कर दिया। काफी सोच विचार के बाद USA ने डिसाइड किया कि लादेन को पूरे इस्लामिक रिचुअल के साथ डीप सी ब्यूरियल मिलेगा और 24 घंटे के अंदर एक सफेद चादर में लिपेटकर लादेन की बॉडी इंटरनेशनल वाटर्स में छोड़ दी जाती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा टेररिस्ट मर गया तो क्या सच में आतंकवाद की कमर टूट गई थी? अगर मैं पर्सनली कहूं तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी, क्योंकि इजिप्ट और ट्यूनेशिया जैसे देशों में अल कायदा की सारी प्लानिंग लादेन करता था, तो वहां अल कायदा को बहुत बड़ा झटका लगा था और दूसरा लादेन फंडिंग अरेंज करने में मास्टर था, तो अल कायदा का फंडिंग नेटवर्क भी अब पूरी तरह टूट चुका था। इस कारण इन देशों में अल कायदा के हमलों में अचानक गिरावट देखने को मिली। एक चीज और, लादेन को सभी आतंकवादी बड़ी इज्जत की नजर से देखते थे। उनके लिए उसकी इमेज किसी मसीहा से कम नहीं थी, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि जब उनका मसीहा ही नहीं बच पाया तो वो क्या चीज है, और ये बात सोच सोच कर वो साइकोलॉजिकली पूरी तरह टूट चुके थे। दोस्तों, लेकिन जब दुनिया को मालूम चला कि लादेन पाकिस्तान में मौजूद था, तब पाकिस्तान की खूब किरिकिरी हुई। वैसे तो पाकिस्तान ने हमेशा से इस फैक्ट को डिनाई किया है, बट खास बात यह है कि लादेन को छुपाने में पाकिस्तान की हमेशा से बड़ी भूमिका रही थी, क्योंकि लादेन का घर पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर था और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के तो बिल्कुल पास में ही था। हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट क्लेम करती है कि उन्हें इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम की 2024 की राइटिंग के अकॉर्डिंग ISI डायरेक्टर जनरल अहमद सहूजा पाशा को लादेन की एबटाबाद में प्रेजेंस के बारे में मालूम था। इसके अलावा डेविड इग्नेटियस ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा था कि फॉर्मर ISI चीफ जनरल जियोउद्दीन बट ने कहा था एबटाबाद कंपाउंड इंटेलिजेंस ब्यूरो या कि ISI इस्तेमाल करता था। साथ ही बोला कि लादेन का एबटाबाद में ठिकाना सीनियर ISI ऑफिसर रिटायर्ड ब्रिगेडियर लजाज शाह ने परवेज मुशर्रफ के कहने पर किया था। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप 9/11 हमले की डिटेल्ड और मिनट बाय मिनट सिनेमैटिक वीडियो को देखने में दिलचस्पी रखते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों अमेरिका लादेन की जान का दुश्मन बन गया, तो हमें कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके बताइए। हम जल्द ही आपके लिए 9/11 पर वीडियो लाएंगे। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।